जब मैं पाकिस्तान में काम कर रही थी फ़ील्ड में तो मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की फ़ील्ड तक महदूद रह गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सोच को थोड़ा वसी किया, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस मुल्क से बाहर जाऊँगी तो मैं ना ही सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के थिएटर्स और उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को भी अप्रोच कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, नौजवान हमारा रोशन सूरज हैं, नौजवान हमारा खूबसूरत चमकता हुआ चांद हैं, नौजवान हमारे मुस्तकबिल की तवन्नाई है। जाने हम नौजवानों के बारे में क्या क्या कुछ कहते हैं और असल में हम क्या करते हैं, ये अलग दास्तान है। मगर मैं आज आपको एक ऐसी नौजवान ख़ातून से, एक लड़की से मुलाकात कराऊंगा जो वाक़अतन इतनी टैलेंटेड हैं कि उनके बारे में वो मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। उन्होंने मास्टर्स किया फिल्म एंड टेलीविज़न में पंजाब यूनिवर्सिटी से और एमफिल किया BNU से और आजकल दुबई में मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं। तो मिलते हैं अर्शी से। जी अर्शी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं, मैं खैरियत से बिल्कुल हैं, ठीक ठीक हूँ। हैं? तो आप आई थी दुबई से, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए और बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि पहली बात तो ये है कि इतना पढ़ लिख के आपने क्यों ये सोचा कि मैं इस मुल्क में ना रहूं और किसी और मुल्क में जाके अपना काम करूं? अम, कहानी बहुत मुख्तसर सी है। जब मैं पाकिस्तान में काम कर रही थी फ़ील्ड में तो मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की फ़ील्ड तक महदूद रह गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सोच को थोड़ा वसी किया, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस मुल्क से बाहर जाऊँगी तो मैं ना ही सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के थिएटर्स और उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को भी अप्रोच कर सकती हूँ। तो ये मेरी अप्रोच थी जिसकी वजह से मैं दुबई गई, क्योंकि कहा जाता है कि दुबई जो है इज़ अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं काम के लिए। तो मेरा बस यही पर्सपेक्टिव था और इसी ड्रीम को लेकर मैं वहाँ गई थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। और नाउ आई एम एट दिस पोजीशन कि मैं बहुत सारे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है पाकिस्तान के अलावा भी। तो ये एक रीज़न थी मेरी दुबई जाने की। यानी आप ये चाहती हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम हो और आपको लोग पहचाने और जाने। कई पहलू होते हैं कि जैसे आप क्या पता आप क्या सोच रही हैं कि डायरेक्शन में जाएंगी, प्रोडक्शन में जाएंगी, परफॉर्म करेंगी, कैमरे के सामने होंगी, कैमरे के पीछे होंगी। ज़रा ये बताइए कि आखिर मिशन क्या है? मिशन यहाँ से शुरू हुआ था कि मुझे कैमरे के सामने रहना था पहले तो। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ। तो मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ शुरू से था। तो मैंने सोचा कि कैमरे के सामने रहकर तो मैं किसी दूसरे की कहानी बयान कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे अपनी ख़ुद की कहानी बयान करनी है तो मुझे कैमरे के पीछे जाना पड़ेगा। नहीं वाह। तो बस ये रीज़न थी कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर जब एक्सप्लोर करूँगी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, तो मुझे जितना एक्सपोजर मिलेगा मैं उससे ऐसी एक कहानी लिखूँगी या एक ऐसी कहानी प्रोड्यूस करूँगी जो कि हर चीज़ की महराज होगी। तो ये मेरा ड्रीम था कि मुझे एक स्टोरी टेलर बनना है और इसी ड्रीम को लेकर जो है ना वो मैं वहाँ गई और अभी तक मैं उसी ड्रीम को परसू कर रही हूँ। तो आई थिंक कि हाँ, ये मेरा ड्रीम है कि आई वांट टू बी अ स्टोरी टेलर। यानी आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए, स्टोरी टेलिंग की मंजिल को पाने के लिए और डायरेक्शन में बहुत बड़ा नाम पैदा करने के लिए यह रास्ता इख्तियार किया, यानी मार्केटिंग और शो बेस इन अ वे। यानी आप कैमरे के सामने भी तो वहाँ काम करती हैं ना, जी जैसे मॉडल करती हैं। जी। तो कुछ बताएंगी कि आपने किस किस प्रोडक्ट के लिए मॉडल किया या क्या? वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादातर मैं फ़ैशन शूट्स करती हूँ, तो मैंने फ़ैशन शूट्स किए हैं। लेकिन रिसेंटली स्टोरी टेलिंग से एक नया पहलू निकला। मैंने अभी दानिश अली के साथ काफ़ी वीडियोस किए हैं। दानिश अली एक इन्फ्लुएंसर है, शाउट आउट टू हिम। तो उन्होंने वो मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे।
तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आई रियली लाइक योर एक्टिंग, तो अगर आप मेरे साथ एक वीडियो करें, और हमने जब वीडियो स्टार्ट की साथ में, तो हमें ऐसा लगा कि हम दोनों की सोच बहुत मिलती है और हम लोग बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और हम दोनों ही स्टोरी टेलर्स हैं। तो दैट वाज लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस फॉर मी। मॉडलिंग से भी हट के वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि जो फ़नी होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कॉमेडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ, सीरियस कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है ना। serious acting is very easy, even serious writing is very easy, but when it comes to comedy it's very very hard, it's very difficult. But उनके साथ काम करके मैंने ये सीखा कि yes it is hard, but कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कुदरती मिली भी होती है, और he is one of them, और उनसे मैंने ये सीखा है। तो वो उनके साथ काम करना जो है वो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं समझती हूँ कि वो इधर आता है मेरे लिए एट द टॉप, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। ऑब्वियसली ये भी सीखा होगा कि वो उस शो की या जो भी आप बता रही हैं उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, उसकी लाइटिंग कैसे करते हैं, और कहानी कैसे सुनाई जाती है इन अ कॉमिक वे, कि लोग हंसें भी और कहानी सुने भी और कहानी को समझें भी। दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन बहरहाल जाना तो वही है ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, यू नो। पहले एक वक्त था जब मेरी ये ख्वाहिश थी, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ें मिल भी जाएंगी या मैं उस मकाम तक पहुंच भी जाऊंगी, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि मेरा टारगेट शायद कभी भी फेमस होना था ही नहीं, या मुझे कभी उस लेवल पे पहुंचना ही नहीं था कि लोग मेरी वाह करें। मैं जब भी कुछ लिखती हूँ या जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ, तो मेरा मकसद ये होता है कि जो मैं चीज़ कर रही हूँ मैं उससे क्या सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मुझे दुनिया को सेटिस्फाई नहीं करना। तो आई थिंक अगर कोई भी इंसान उस लेवल पे पहुँच जाता है जब वो खुद को सेटिस्फाई कर सकता है, तो फिर ये शोहरत दौलत उसके लिए कुछ नहीं रह जाता। तो मेरा परसुएशन उस चीज़ की है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पीस चाहिए ज़िंदगी में तो आई थिंक कि वो इन सब चीज़ों से नहीं आएगा। नहीं, मेरा एक गज़ल का मतलब है कि मंजिलें घर खो भी जाएं, रास्ता जिंदा रहे, है ना, और मेरे तलवों में सफ़र का जायका जिंदा रहे। असल बात में सफ़र है असल चीज़, और असल चीज़ जो है वो जायका है जो पाँव के छालों में होता है जब आप फन के सहरा में चल रहे होते हैं, और आगे कहीं एक दूर एक नखलिस्तान, एक गुलजार नज़र आ रहा होता है, और खुदा करे कि वो शराब ना हो और वो हकीकत हो। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि आप तरक्की करें और किसी बुलंद मुकाम पे पहुँचें और आपकी मंजिल को अचीव करें। अब आपने स्टोरी टेलिंग की बात की है, तो स्टोरी टेलिंग में तो आप शायरी भी करती हैं, शायरी भी स्टोरी टेलिंग है, आप नावल भी लिख रही हैं, नावल भी स्टोरी टेलिंग है। तो पहले तो आपके नावल की बात हो जाए कि वो नावल क्या है, उसका मौजू क्या है, और क्या है उसमें आप क्या बताना चाहती हैं। बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसपे मैं कभी भी बात नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ पर ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, क्योंकि आपसे मेरी इस बारे में काफ़ी बात हो चुकी है पहले भी। नॉवल जो था वो बेसिकली मैं कभी भी मुझे किसी ने इनकरेज नहीं किया कि मैं एक किताब लिखूं पूरी। मैं हमेशा से लिखती आई हूँ बचपन से, बहुत लिखा है, और आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि मैंने कितना लिखा है, बहुत लिखा है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक किताब लिखूं। ये हुआ ऐसे कि बस कुछ ऐसे आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे लगा कि ये स्टोरी डॉक्यूमेंट के वर्थ है, मुझे इसको डॉक्यूमेंट करना है। तो वो मेरा आई थिंक कि पहला स्टेप था टुवर्ड्स द नॉवल, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक नॉवल बन जाएगा, नॉवल लिखूंगी या नॉवल बन जाएगा। तो उसकी स्टोरी एक रियल स्टोरी है, बट उसमें मैंने बहुत सारा फिक्शन भी ऐड किया है। एंड या यूसी कहानियाँ जो होती हैं ना वो कहीं ना कहीं से रियल लाइफ में से ही निकली होती हैं। सिर्फ ये कि हम उसको फिक्शनलाइज करते हैं, उनको रोमांटिसाइज करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, और बीच में अपनी मंजर निगारी और बीच में अपने मुकालमे और बीच में करैक्टर। अगर भले हम कोई फिक्शनल नावल ही लिख रहे हों, हम सोच रहे होते हैं कि शायद ये हमारी कहानी नहीं है या फलां ये वो, लेकिन फिर भी उस नावल के अंदर एक करैक्टर हमारा अपना ज़रूर होता है, ऐसा ही, चाहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो या हीरो का कैरेक्टर हो या फिर समटाइम्स विलन का कैरेक्टर हो, तो वो आपका अपना ही होता है, आपका अपना। तो मुझे लगता है कि मैंने जब अपना नावल स्टार्ट किया था तो मैं विलन थी अपने नावल में बट एट दिस पॉइंट इट हैज़ चेंज्ड। तो नाउ
मैं एक हीरो बन चुकी हूँ। हीरो क्यों, हीरोइन? आई वुड से हीरो, क्योंकि देर इज़ नो करेक्टर ऑफ हीरोइन, सो है ना? या ये कह सकते हैं। पर आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई होप आई कंप्लीट इट इन टाइम एंड इट गेट्स पब्लिश। हाँ, मैंने उसके 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये नावल जब छपेगा तो फिर आप ये सोचेंगी कि इसको फिल्म की शक्ल दी जाए, बेशक। इस पे हम पूरी एक फुल फ्लैज फिल्म बनाएं। और मेरा ख्याल है कि दो दो चैप्टर पढ़ के जो मुझे मज़ा आया या जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ, इसमें पोटेंशियल है एक स्ट्रॉन्ग फिल्म का। तो वुड यू लाइक टू मेक अ फिल्म ऑन इट और व्हाट? डेफिनेटली जब मैं नावल कंप्लीट कर रही थी तो तब मैंने ये सोचा था या तो इस पे सीज़न बन सकता है या तो इस पे फिल्म बन सकती है, लेकिन अगर फिल्म भी बनेगी तो वो बनाने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मतलब बहुत ही ऊपर हैं आर्ट के है नाम ना, में। आउट ऑफ ब्लू। हाँ, वो कोई वो लोग ही बना सकते हैं इसको, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाएगा। जिस तरह बड़ा मशहूर एक नावल है द 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, यू नो, उसको डिकोड करना और फिल्म बनाना एक बड़ा मुश्किल बहुत काम मुश्किल। था, मगर बनाई, नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ की है, इट्स वर्थ वॉचिंग। यस। वाकई वो ना 90% नावल के करीब है। लेकिन होता यह है ना कि जब हम नावल को कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर इसको कोई और डायरेक्टर बनाएगा ना तो आप कभी मुतमिन नहीं होंगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको खुद डायरेक्ट करें, ताकि जो आपने लिखा है उसी को सामने ला सकें और उसको लोगों तक अपना जो माफी ज़मीर है या जहन में जो बात है वो लोगों तक और अपनी इमेजिनेशन को कन्वे कर सकें। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूँ कि आपको कामयाबी हो। अच्छा, अब आते हैं आपकी शायरी की तरफ। शायरी शायरी तो कहते हैं शायरी पैगम्बरी का हिस्सा है, शायरी जो वेस्ट पैगम्बरी। तो शायरी की तरफ कैसे रुझान हुआ और किस तरह सोचा कि मुझे शेर कहना चाहिए और नज़में लिखनी चाहिए? अब तो अंग्रेज़ी में भी लिखती हैं, उर्दू में भी लिखती हैं, तो क्या व्हाट इज़ द नेट, कैसे पता लगा मैं शायर हूँ? मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी थी, मैं 3-4 क्लास में थी। तो हमारे यहाँ क्रिएटिव राइटिंग का उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट होता था कि आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाता था और आप उस पर क्रिएटिव राइटिंग करते थे। तो मुझे वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता था। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं लिख रही हूँ वो कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं जो भी चीज़ें लिख रही हूँ हाँ हाँ। वो बहुत एक फ़िलॉसफिकल है। और ये बात मुझे रियलाइज़ करवाई मेरी अम्मी ने एक्चुअली क्योंकि मेरी अम्मी इकबाल की बहुत बड़ी फ़ैन है और मेरी अम्मी इकबाल को बहुत पढ़ती हैं और शी लव्स इकबाल। तो वो जब भी मेरे वो मज़मून पढ़ती थी तो वो मुझे कहती थी कि बच्चे ऐसे नहीं लिखते। अच्छा, तो यानी उन्हें पहले से होता था कि ये कोई मैच्योर बात लिख रही है। ये कहानियाँ जैसे तुम लिख रही हो, ये ऐसे बच्चे कहानियाँ नहीं लिखते। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैं लिख रही हूँ, अगर मेरी अम्मी कह रही हैं कि मैं अच्छा लिख रही हूँ तो और वो इकबाल को पढ़ती हैं तो इट मीन्स कि मैं कुछ अच्छा लिख रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते एक आपके लाइफ में फ़ेज़ आता है जब आपको पोइट्री बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत पोइट्री सुनते हो और आप बहुत पोइट्री पढ़ते हो। तो जब मैं पोइट्री पढ़ती और सुनती थी तो मुझे मेरा दिल करता था मैं भी लिखूँ, तो कुछ तो बनाऊँ। मैंने कभी भी खुद से शेर नहीं बनाया और शायद ये बात आपके अलावा कोई नहीं जानता कि मैंने शेर कभी खुद से नहीं बनाया, मैंने नज़में कभी खुद से नहीं लिखी। मैं जब भी बैठती हूँ और मुझे लगता है कि बस मुझे कुछ लिखना है और कुछ है मेरे अंदर जो बोलना चाह रहा है, जो बात करना चाह रहा है, एंड आई जस्ट राइट इट एंड इट कम्स आउट एज अ पोएम एंड लाइक दिस इज़ वेरी रेयर एंड दिस इज़ वेरी फिलोसफिकल बट इट इज़ रेयर। ये मेरे जो पूरे पीर मुर्शद हैं असदुल्ला ख़ान गालिब, उन्होंने एक शेर कहा था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। कि ये जो शायरी है या ख़याल है ये ऊपर से आता है, और जो जिस कलम से मैं कागज़ पे लिखता हूँ, कलम और कागज़ के मिलने से जो आवाज़ पैदा होती है ये असल में फ़रिश्ते की आवाज़ है। तो ये बात पोइट्री को एक्सप्लेन करती है। और पोइट्री जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। मौला रूम को अगर आप पढ़ें, जिसे हम प्यार से रूमी कह देते हैं, तो उनका एक ख़याल है जिसको मैंने अपने एक शेर में बांधा है। उससे वो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ज़रा शायरी क्या है वो एक्सप्लेन हो जाए। वो यूँ है कि ज़ख्म से रोशनी गुज़रती है, फिर कहीं दिल में नूर आता है। वो जो ज़ख्म इंसान को लगते हैं और वो जो मोहब्बत में आदमी हार जाता है और गमज़दा होता है,
तो वो जब उस ज़ख्म के अंदर से जो मार्फत की रोशनी और नोइंग की रोशनी, जानने की रोशनी गुजरती है, तो फिर जाके कहीं कोई अच्छा लिखा जाता है। बेशक, तो बिल्कुल सही आपने ये बात की है क्योंकि मुझे लगता है कि आप कभी भी खुद नहीं लिखते। जो मैं भी जो मैं भी नहीं लिखता। हाँ, जो भी आप खाली कलम से कागज़ पर उतारते हो, वो आप पे नाजिल होता है, उसका हाँ, नज़ूल होता है। हाँ, बिल्कुल। उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, वो आपको दिया गया है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जो भी आज तक मैंने लिखा है, वो वो मुझे दिया गया है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। फिर जो आपको दिया गया है वो कुछ सुना भी दे। ये नज़्म तो नहीं है, इसको आज़ाद नज़्म कह सकते हैं, एक नस्र का हिस्सा है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मैंने एक ऐसी कैफियत में लिखा है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। ये कुछ इस तरह से है। वहशत सी होती है जो झांकूं दिल के सर्द खानों में, हाय बेनाम से कई जज्बात मुर्दा पड़े हैं, रूह के पोर पोर से अब लहू टपकता है, बेजान सी स्याह चांदनी रात में वो बेलिबास हड्डियाँ हसरतों की मैयत को सर पे उठाए, बेयारो मददगार वो एहसास के नन्हे फरिश्ते, तपती रेत पे नंगे पैर तलकते बिलकते सुलगते, आँखों में टूटे ख्वाब की किरचियाँ अश्क भी लहू बन गए, समंदर से ठाठे मारते हादसों के बाजार में कोड़ी के भाव बिक चुके। वाह, वाह, हाय अफसोस, सद अफसोस, मैंने वक्त की आंखों में देखा है। वाह, बहुत अच्छे। वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव। बहुत खूबसूरत नज़्म सुनाई अर्शी आपने। एंड आई होप कि अंग्रेज़ी में भी यही शिद्दत होगी आपकी शायरी में। और कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप नावल के प्लॉट से निकलेंगी तो अगली किताब आपकी शायरी की होगी। अच्छा, थोड़ी सी एक बात और करते हैं कि क्या जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं दुबई वगैरह में, क्या वहाँ मुस्तकबिल कैसा है पाकिस्तानियों का, थोड़ा सा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान उनका एक कंफर्ट ज़ोन है, और आप जब तक अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको उस कंफर्ट ज़ोन से निकलना है और उन चैलेंजेस को फेस करना है और स्ट्रगल करनी है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको कुछ अचीव नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यंगस्टर्स जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो जिस मर्जी रीज़न की वजह से करना चाह रहे हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं और वो एक्सपोजर ले रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है एट द एंड। मगर जेन्युइन तरीके से जाएं, जेन्युइन तरीके कश्तियों से में ना जाए जाएं, कंटेनर्स में ना जाएं, बेशक बेशक उसमें वो नुकसान हो जाता है फिर बेशक। बहुत। और अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक कि इंसान खुद बनाता है। हाँ, ये बस कहने की बात होती है कि हमारी नेशनैलिटी को कोई नहीं पूछता या हम लोगों को लोग पीछे कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके काम में इतनी हिद्दत है, आपके अंदर इतनी स्किल है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। you see, Yeah. opportunities are never lost, Never they are lost. taken by others। अगर आप छोड़ देते हैं तो Exactly. कोई और ले जाता है, ऐसे ही है। अपॉर्चुनिटी मौजूद रहती है। तो इसका मतलब है कि हम सब लोगों को, जो भी हमारे नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, एक तो वो प्रॉपर रास्ते से जाएं, प्रॉपर डिग्री के साथ जाएं और प्रॉपर मेहनत करें, तो वो अपना भी नाम रोशन करें, अपने मुल्क का भी, और ज़र मुबादला भी मुल्क में आए। तो आपने भी गालिबन यही सोच के ये कदम उठाया कि मैं अपना फ्यूचर वहाँ जाके बेहतर तरीके से बना सकती हूँ। मैं विश करता हूँ कि आप कामयाब हों और आप जो आपके ज़हन में आपने सोचा है और जो मुकाम आपने सोचा है वो खुदा आपको दे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह फिर भी आपको बुलाएंगे, जब आप दोबारा आएंगी तो फिर आपसे फिर एक दफ़ा बात होगी। व्यूअर्स, आपने मेरी गुफ्तगू अर्शी के साथ सुनी। मैंने आपसे वादा किया था जब मैंने इस चैनल को रीलॉन्च किया कि मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ नौजवानों से भी गुफ्तगू करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि उनकी आँख में हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। अगर इस जैसी लड़कियाँ, अर्शी जैसी लड़कियाँ और लड़के वाक़तन ही बाहर जाकर वतन के लिए कुछ कर सकते हैं या अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा, आपकी मोटिवेशन के लिए, आपको इंसेंटिव देने के लिए कि आप बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हिजरत ज़रूर करें, मगर प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।